नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे यहाँ तमाम भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी परीक्षा में पढ़ाई से संबंधित होगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट लगातार प्राप्त होती रहे। बात करते हैं आज की पहली खबर यूपीटीईटी के बारे में। जैसा कि कल वीडियो बनाकर आप लोगों को मैंने बता दिया था कि यूपीटीईटी अब फंस चुकी है। अब इसका कोई भी कब आएगा रिजल्ट किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब यूपीटीईटी नहीं जारी हुई अंतिम उत्तर कुंजी, तो अब न ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगी और न ही इसका अंतिम परिणाम जारी होगा, क्योंकि आज अखबार पत्रों में ये खबर पूरे ज़ोर शोर से छाई हुई है। हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी की अंतिम उत्तर कुंजी शासन की अनुमति न मिलने से बुधवार को जारी नहीं हो सकी। इसके साथ 25 फरवरी को परिणाम घोषित होने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से यूपीटीटी का परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिल सकी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी हो सकेगी। 23 जनवरी को आयोजित जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा में 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल थे। तो मैंने वीडियो बना के पहले ही बताया था कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और अंतिम उत्तर कुंजी जारी होकर क्या होगा, जब ये आयोग जो है अपनी उत्तर कुंजी जो है उसमें सही कर ही नहीं रहा है, पीएनपी इसका आंसर मान ही नहीं रहा है, बच्चे कोर्ट चले गए हैं। आप बहाना बना लीजिए कि चुनाव का मौसम है और इसमें आप बहाना आपका चलेगा भी और कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन बात यह है कि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं और आप लगातार उसी एजेंसी को ठेका दे रहे हैं पेपर कराने का जिसके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप है। 4-4 एफआईआर है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा। अब आप लोगों के पास कुछ बचा तो है नहीं, क्योंकि अब जो सरकार चाहेगी वही आप करेंगे। आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, धरना भी नहीं दे सकते हैं। तो जो सरकार कह रही है 10 मार्च के बाद, अब 10 मार्च का इंतज़ार करिए, क्योंकि आपका तो बहुत कुछ जाएगा, सरकार का कुछ नहीं जाने वाला है। उनका तो चुनाव होने वाला है, वो लोग नई सरकार बनेगी और नए मंत्री बैठेंगे, उनका क्या जाएगा। बस आप लोग इंतज़ार करिए, 10 मार्च के बाद अगर कुछ होता है तो वो भी बताया जाएगा आप लोगों को। बात करते हैं अगली खबर। प्रधानाचार्य भर्ती शेष 14 मंडलों के साक्षात्कार की तिथि हुई घोषित। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया साक्षात्कार का कार्यक्रम। 599 पदों पर होनी है भर्ती। 8 साल पहले जारी हुआ था विज्ञापन। जैसा कि आप लोगों को मैं वीडियो से लगातार बताता आ रहा हूँ कि 2013 की भर्ती है और अभी तक इनको लटका कर रखा गया है। कभी कोई बहाना तो कभी कोई बहाना, और लास्ट में हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। उसके बाद ही इन्होंने जल्दीबाजी में साक्षात्कार कार्यक्रम को घोषित कर दिया है। अब हम लोग पूरी खबर पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए 14 मार्च से साक्षात्कार शुरू होने जा रहे हैं। बुधवार को चयन बोर्ड ने शेष 14 मंडलों के अभ्यर्थियों की साक्षात्कार तिथि घोषित कर दी है। इससे पूर्व चयन बोर्ड ने मंगलवार को कानपुर, देवीपाटन, मेरठ एवं आजमगढ़ मंडल के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया था और 30 मार्च तक ये चलते रहेंगे। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक जो 22 से 23 मार्च तक लखनऊ एवं अलीगढ़ मंडल और 24 से 25 मार्च तक गोरखपुर, सहारनपुर एवं चित्रकूट मंडल, 26 से 27 मार्च तक प्रयागराज, बरेली एवं अयोध्या, 28 से 30 मार्च के मध्य आगरा, मुरादाबाद। और आप लोग देख लीजिए साक्षात्कार इसी मंडल में आपके साक्षात्कार होने वाले हैं। कब डेट है, क्योंकि बहुत ही परिश्रम के बाद, लगातार ज्ञापन एवं लगातार धरना प्रदर्शन के बाद साक्षात्कार कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो आप लोग अपना डेट देखकर किस डेट पे आप लोगों की का साक्षात्कार होगा, उस डेट पर अब आप लोग साक्षात्कार दीजिए और इसमें सफल होइए। आप लोग सोच सकते हैं कि 10 साल पहले इसका फॉर्म फिलअप किया गया था, अब इसका इंटरव्यू होगा, वो भी कितने धरना प्रदर्शन के बाद, कितने अनुमोदन के बाद, कि हाथ जोड़ने के बाद कि सर प्लीज़ किसी तरह भी आप इसका साक्षात्कार ले लीजिए। हाईकोर्ट के दखल के बाद इन्होंने किया, तो कम से कम अब आप लोग मेहनत करिए और 10 साल की जो आपकी जो लंबी लड़ाई थी वो अब पूरे होने वाली है। अब इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, अब ये तो चयन आयोग ही बता पाएगा। जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। बात करते हैं अगली खबर। यूपीपीएससी ने हस्ताक्षर और फोटो की त्रुटि दूर करने का दिया एक और मौका विद्यार्थियों को। तो जैसा आप लोगों को पता है कि स्टाफ नर्स जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 2017 की जो वैकेंसी थी, उसमें जो है कुछ विद्यार्थियों का जो हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो उसी के लिए ही यूपीपीएससी ने जो हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड जो गलती हो गई है उसको दूर करने का एक मौका दिया है। पढ़ लेते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स
प्रारंभिक परीक्षा 2017 में आवेदन करने वाले लगभग 250 अभ्यर्थियों ने फोटो एवं हस्ताक्षर में त्रुटि की है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को फिर से एक मौका दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह अभ्यर्थी 2 मार्च तक आवेदन में फोटो एवं हस्ताक्षर की त्रुटि सुधार पुनः अपलोड कर सकते हैं। स्टाफ नर्स पुरुष 558 पदों के लिए मूल विज्ञापन 12 मार्च 2017 को जारी हुआ था। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2017 थी, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के चलते भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और 21 जनवरी 2022 को आयोग की ओर से पुनर्विज्ञापन किया गया था और आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को पुनः आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने गलती कर दी है, आप लोग अपना नाम जाकर वेबसाइट पर देख लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने फ़ोटो एवं हस्ताक्षर में जाकर सुधार कर लीजिए। जो भी करेक्शन करना हो जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि यहाँ पर डेट भी दी हुई है कि आप लोगों का जो करेक्शन की डेट होगी वो 2 मार्च तक ही आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना करेक्शन करके तैयारी में लग जाइए। जो भी खबर होगी आगे वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। अगली खबर एपीएस भर्ती को लेकर है। आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे एपीएस भर्ती के अभ्यर्थी। अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा के प्रतियोगी छात्र दीपक सोहा ने बुधवार को आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन देकर 25 फरवरी को मिलने का समय मांगा है। उनका कहना है कि अभ्यर्थी अपर निजी सचिव भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर 25 फरवरी को आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 9 सालों से इस भर्ती प्रक्रिया का जो विज्ञापन है, उस परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा के इंतजार में खत्म भी हो गई है। तो इसलिए अब जो है विद्यार्थी लगातार एपीएस भर्ती के निकलवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2010 हो गया, 2011, 12, 13 ये सब भर्तियों के निकलने के बाद एपीएस की भर्ती जो है अभी तक आई नहीं हुई है। अब 10 साल बीत चुके हैं, अब विद्यार्थी इसके भर्ती की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि एपीएस भर्ती, क्योंकि अधियाचन भी आ चुका है लेकिन ये विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं। तो अब विद्यार्थी जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि एपीएस की भर्ती आए, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का एक वर्ग है जो एपीएस के लिए ही तैयारी करता है। तो उन अभ्यर्थियों का जो ओवर एज है वो हो चुका है और विद्यार्थी ये भी मांग करेंगे कि उनको जो उम्र में कुछ छूटें दे दी जाए, जिससे कि जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं कोरोना काल में, वो भी इस पेपर को दे पाएँ। जो भी खबर होगी आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहूँगा। अगली खबर, प्रतियोगियों ने कहा युवा आयोग का हो गठन। प्रतियोगी छात्रों ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के समक्ष रखा एक साझा पत्र। तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं एक एक करके। प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को बैठक कर युवा आयोग के गठन की मांग की, साथ ही इस आयोग के स्वरूप और कार्यप्रणाली का भी खाका प्रस्तुत किया। प्रतियोगी छात्रों ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों के समक्ष अपना एक साझा मांग प्रस्तुत किया है। मांग है कि युवा आयोग का गठन हो, जिसे संवैधानिक मांग पत्र में छात्रों ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती नियमावली बनाई जाए। सभी भर्ती बोर्ड भर्ती का विज्ञापन जारी होने से के एक दिन से 1 वर्ष के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित करें। पेपर लीक प्रकरण में संबंधित जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई हो। और विद्यार्थियों ने जो मांग रखी है वो भी देख लेते हैं। कोचिंग संस्थाओं की फीस की समीक्षा हो, प्रत्येक कोचिंग में 25% निर्धन छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई जाए। दूसरा क्या है, रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लाए जाए। तीसरा, बेरोजगार की संख्या जो सार्वजनिक हो, रोजगार नीति लागू हो तथा प्रतिवर्ष रोजगार नीति की समीक्षा की जाए। तीसरा क्या है, बेरोजगार स्नातक पर स्नातक डायरेक्टर के लिए न्यूनतम मानदेय तय किए जाए। और अगला क्या है, किसी भर्ती का आधार मात्र साक्षात्कार के अंक न माना जाए। भर्ती साक्षात्कार के दौरान आयोग के प्रशासनिक भवन के सभी फ़ोन क्रियाकलाप करने, मोबाइल फ़ोन इत्यादि निष्क्रिय कर दिया जाए और जो इंटरव्यू लिया जाए वो भी कैमरे की निगरानी में लिया जाए। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि युवा मंच अनिल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर बताया गया है कि जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश में हैं उनकी समीक्षा की जाए और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर निगरानी रखी जाए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों की ये मांग नई नहीं है कि नया आयोग गठित किया जाए और जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो निर्धारित कर दिया जाए। जिस प्रकार पूरे भारत में चुनाव होते हैं और डेट डिक्लेयर कर दी जाती है और वो लोग शपथ ग्रहण भी कर लेते हैं, उसी प्रकार परीक्षाओं की जो डेट है वो जब से विज्ञापन निकाला जाए और उसकी नियुक्ति तक का डेट निश्चित कर दिया जाए 1 साल के अंदर कि ये डेट कब तक विज्ञापन निकलेगा, कब तक पेपर होगा, प्री मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और उसकी नियुक्ति अंतिम रूप से कब दी जाएगी। इसका डेट निश्चित करके ही आयोग को आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को भी इस पर कदम उठाना चाहिए। और अगर 1 साल के अंदर वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को एक्शन लेने का अधिकार भी होना चाहिए और ये नियम जरूर से जरूर बनना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों का भी लाभ है और सरकार का भी लाभ है, क्योंकि पेपर कैंसिल होता है फिर पेपर करवाया जाता है, इससे जो बर्बादी पैसों की होती है वो बचेगी और विद्यार्थियों का जो विश्वास है वो सरकार और सिस्टम के प्रति अधिक मजबूत होगा। अगली खबर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की है। उसमें अधिभार की मांग तेज करने के लिए विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन करेंगे और वो मांग कर रहे हैं कि जो पीएचडी के धारकों के लिए अधिभार निश्चित किया गया है वो उनको अधिभार दिया जाए। पूरी खबर पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों का मानना है कि पीएचडी धारकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिभार प्रस्तावित किया है,
केंद्र विश्वविद्यालय एवं राज्यों के आयोग पीएचडी धारियों को अधिभार दे रहे हैं, लेकिन आयोग उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इसे लेकर पीएचडी धारी प्रतियोगी जो हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित प्रमुख अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं। पीएचडी प्रतियोगी जो हैं समिति के संयोजक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि विशेष योग्यता के आधार पर 10 अंक का अधिभार मांग कर रहे हैं। पीएचडी धारी अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिभार प्रस्तावित किया है, लेकिन ऐसे में जो आयोग है वो विद्यार्थियों को अधिभार नहीं दे रहा है, तो इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। और क्योंकि ये अधिभार जो है केंद्रीय और अन्य राज्यों के जो विद्यालय हैं वो अधिभार विद्यार्थियों को दे रहे हैं, तो इस आयोग को देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखते हैं, जो भी खबर होगी आयोग उनको अधिभार देता है कि नहीं देता है। जैसे भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से लगातार बता दिया जाएगा। अगली खबर शिक्षक भर्ती के बारे में है। अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। गहलोत सरकार ने कहा है कि राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जाएगी। नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और रिट परीक्षा के पदों की संख्या जो है 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है। उन्होंने आगामी वर्ष विभिन्न विभागों के लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों पर और भर्ती करने की घोषणा कर दी है। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि पेपर तो कैंसिल हो गया था और रिट का मामला कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहां से देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जवाब क्या देता है, जोधपुर हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसको बदलता है कि नहीं बदलता है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए अभी तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 32,000 जो पद थे उसको बढ़ाकर 62,000 कर दिया गया है। तो इसलिए विद्यार्थी जो हैं वो तैयारियों में लग जाए और सिलेबस को देख लें। अभी से तैयारी में लगे रहेंगे तो भले ही पेपर आउट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हमेशा से ही आगे निकलते आए हैं और निकलते रहेंगे। तो आप लोग अपने तैयारी करते रहिए लगातार। अगली खबर राजस्थान से ही है। राजस्थान में पुरानी पेंशन जो व्यवस्था थी उसको फिर से लागू कर दिया गया है। तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं। राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद पुरानी पेंशन जो है बहाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षकों एवं कर्मचारियों में उत्साह है। वह इसे पहली जीत, बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। इस घोषणा से केंद्र एवं उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने का दबाव बढ़ गया है। शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने इसके लिए दबाव बढ़ाने की भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस प्रकार राजस्थान की जो पेंशन व्यवस्था थी उसको लागू दोबारा करने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसकी हवा तेज से बहनी शुरू हो गई है। सपा के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली को शामिल किए जाने के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी का कहना है कि पुरानी पेंशन के अंतर्गत अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन निर्धारित होती है। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन, डीए, टीए, वेतन आयोग समेत अन्य कई लाभ भी मिलते हैं। कर्मचारी इससे कम नहीं मानेंगे। वहीं कर्मचारियों के एक वर्ग ने सपा की इस घोषणा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि क्रॉसफंड फंड भी बाजार के हवाले होगा। ऐसे में एनपीएस और सपा की ओर से घोषणा में जो बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाता है। परिषद के उपाध्यक्ष बीएन तिवारी का कहना है कि क्रॉसफंड्स फंड में पुरानी पेंशन नहीं चाहिए, मूल स्वरूप दी जाए। सीईओ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे का कहना है कि सपा की घोषणा में स्पष्टता नहीं है, अभी इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है किस किस्म के रूप में ये सामने आएगा। तो अब उत्तर प्रदेश में भी जो है लोग पुरानी पेंशन की बहाली की बात करेंगे और इसके लिए देखिएगा अभी बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि ये लगातार जो है यहाँ के कर्मचारी मांग करते आ रहे हैं। अब तो और होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने राज्य में इसे लागू कर दिया है। अब वो 1 अप्रैल से वहाँ पर लागू हो जाएगा और वहाँ के कर्मचारियों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी इसके लिए आवाज़ उठानी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं अगली खबर। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों की खाली रिजर्व सीट पर अब किसी को मौका नहीं मिलेगा। सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इसके बारे में हम पूरी खबर पढ़ लेते हैं। आईआईटी सहित देश भर के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित श्रेणी की खाली सीटें अब ओपन कैटेगरी में तब्दील नहीं होंगी, बल्कि जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं उसी वर्ग के द्वारा भरी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय ने पीएमओ के बाद दखल के बाद इसे लेकर सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में स्पष्ट दिशा निर्देश जो हैं जारी कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को भरने के लिए जरूरत पड़ने पर कट ऑफ को भी नीचे रखने जैसे कदमों को उठाने पर विचार किया जाएगा। पीएमओ के दखल के बाद शिक्षा मंत्रालय ने दिखाई सकती शिक्षण संस्थानों से तत्काल ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश दे दिए हैं। हर साल आईआईटी में रह जाती हैं हज़ारों से ज़्यादा सीटें जो हैं खाली रह जाती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद में सौंपी एक रिपोर्ट में बताया है कि अकेले आईआईटी में ही हर साल 5,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। यह सभी आरक्षित श्रेणी की होती हैं और 2021-22 में आईआईटी में लगभग अलग अलग कोर्सों के लिए 5,296 सीटें खाली रह गई थीं, जिसमें बीटेक के लिए इतनी। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि जो आरक्षित सीटें हैं उनको आरक्षित ही रहने दिया जाए, अदर कैटेगरी से उनको ना भरा जाए, क्योंकि इससे जो है इससे शिक्षण संस्थानों पर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि जो योग्य विद्यार्थी नहीं है उनको भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम जो है स्वागत योग्य है और इस पर सरकार की प्रशंसा भी करनी चाहिए।
अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को लगातार मेरे वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।